नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। अमरनाथ गुफा के पास आए सैलाब की चपेट में आए 16 लोगों के शव बरामद हो गए हैं। शनिवार को लोअर संगम से 16वां शव बरामद किया गया। 5 मृतकों की पहचान हो चुकी है। इसमें 3 राजस्थान और 2 दिल्ली के रहने वाले थे। 40 से अधिक अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। कुल 17 शव बरामद हो चुके हैं। शुक्रवार शाम से जारी रेस्क्यू ऑपरेशन में शनिवार तड़के करीब 4 बजे तक 15,000 यात्रियों को पवित्र गुफा के आसपास और यात्रा मार्ग से सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया। अब तक 63 घायलों में से 11 को एयरलिफ्ट कर स्किम्स श्रीनगर ले जाया गया है। प्राकृतिक कृषि सम्मेलन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसानों को संबोधित किया। गुजरात के सूरत में हो रहे इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के 75 साल के तहत देश ने ऐसे अनेक लक्ष्यों को काम करना शुरू कर दिया है जो आने वाले समय में बड़े बदलावों का आधार बनेंगे। अमृतकाल में देश की गति प्रगति का आधार सबका प्रयास की वो भावना है जो हमारी इस विकास यात्रा का नेतृत्व कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया मिशन की असाधारण सफलता भी उन लोगों को देश का जवाब है जो कहते थे कि गांव में बदलाव लाना आसान नहीं है। हमारे गांवों ने दिखा दिया कि गांव न केवल बदलाव ला सकते हैं बल्कि बदलाव का नेतृत्व भी कर सकते हैं। और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आप सभी को बता दें, मुलायम सिंह के आवास पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। साधना गुप्ता को श्रद्धांजलि अर्पित की है। साधना गुप्ता का पार्थिव शरीर लखनऊ पहुंच चुका है। साधना गुप्ता को श्रद्धांजलि अर्पित की है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। उसके बाद श्रद्धांजलि व्यक्त करने के बाद मुलायम सिंह के आवास से बाहर निकल चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां मुलायम सिंह के आवास से सीएम योगी आदित्यनाथ निकल चुके हैं। थोड़ी देर पहले सीएम योगी आदित्यनाथ मुलायम सिंह के आवास पर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता को श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें, कल मेदांता अस्पताल में साधना गुप्ता का निधन हो गया था। एक बड़ी लंबी बीमारी के बाद साधना गुप्ता का निधन हो गया, जिसके बाद कई बड़े दिग्गज राजनेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को बिहार और झारखंड का दौरा करेंगे। पीएम मोदी देवघर में कई योजनाओं की सौगात देंगे तो वहीं रोड शो में भी हिस्सा लेंगे। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल देवघर में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। बता दें कि देश के श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल बाबा वैद्यनाथ धाम के लिए सीधा संपर्क प्रदान करने के लिए देवघर में लगभग 400 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से निर्मित एक हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी बाबा वैद्यनाथ धाम भी जाएंगे और बाबा भोलेनाथ के दर्शन करेंगे। पीएम मोदी देवघर से सीधे पटना जाएंगे, जहां पर बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। मथुरा के थाना जयंत क्षेत्र के गांव परखम गुजर के बुजुर्ग से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बेटे ने देर रात मां की गला दबाकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, आरोपी बेटे ने घटना को अंजाम देने के बाद अपने ही घर में लूट की कहानी भी बना डाली और पुलिस में जाकर मुकदमा दर्ज कराकर खुद ही वादी बन गया। शातिर ने पुलिस को इस घटना के संबंध में जानकारी दी। जानकारी देने के बाद पुलिस इस घटना की छानबीन में लग गई। छानबीन के दौरान पूरी बात सामने आ गई। फिर पुलिस ने विधिक कार्रवाई करते हुए हत्यारे बेटे को जेल भेज दिया है। थाना जैत के परखम गांव में 2/3 की रात में एक घर में एक वृद्धा, जिसकी अवस्था करीब 75 साल थी, उसकी डेड बॉडी मिली थी और उसके कमरे से कुछ चीज़ें चोरी गई थी। इस संबंध में थाना जैत में अभियोग पंजीकृत किया गया था और इसके लिए थाना जैत की टीम बना के अनावरण के लिए लगाया गया था।
आज थाना जैत को इसमें सफलता मिली है और एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है जो उसका बड़ा लड़का है और वही उस मुकदमे का वादी भी है। घटना का जो विवरण प्रकाश में आया है, पूछताछ से जो बात आई है वो इस प्रकार है कि इसको 20-22 साल से इसके माता पिता कुछ देते नहीं थे और इसको ये जानकारी हुई थी कि माँ के कमरे में बक्से में काफ़ी सामान और पैसे रखे हुए हैं। इसके लिए वो 2 तारीख 2/3 की रात में गया था और बक्से की कुंडे को तोड़ने से और उसमें सामान निकालने से जब आवाज़ हुई तो वो इसकी माँ जग गई और जगने से उसको लगा कि अब तो मेरी बड़ी बदनामी होगी। उसने माँ का बरेली के सभी पुलिस अधिकारी बकरीद त्योहार को सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु सड़कों पर उतर चुके हैं। इज्जतनगर, बारादरी, कोतवाली में पुलिस द्वारा ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। शहर के सभी थाना क्षेत्रों के ईदगाहों, मस्जिदों और इमामबाड़ों में बकरीद की नमाज सकुशल संपन्न हुई। नमाज को सकुशल संपन्न कराने के लिए शहर में आरएएफ, पीएसी और पुलिस फोर्स तैनात की गई है। मेजा के अमीलिया कला गांव के विनोद कुमार, जो कि सशस्त्र सीमा बल के 68 बटालियन में असम के देवेंद्र नगर में तैनात थे, शुक्रवार को उनका निधन हो गया। धीरे धीरे विनोद कुमार के निधन की खबर पूरे गांव और फिर क्षेत्र भर में फैल गई। सिपाही का पार्थिव शरीर शनिवार देर रात पैतृक गांव अमीलिया पहुंचा, जहां रविवार सुबह कोठारी गंगा घाट पर सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने उन्हें सलामी देते हुए अंतिम विदाई दी। इस दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। एक और बड़ी खबर आप सभी को बता दें, देश भर में ईद उल जुहा का त्योहार मनाया जा रहा है। नमाज के बाद अमन चैन की दुआएं भी मांगी गईं। ईद उल जुहा की नमाज के बाद कुर्बानी का दौर शुरू हुआ है। त्योहार को लेकर प्रशासन के कड़े इंतजाम है। मस्जिदों, ईदगाहों के पास पुलिस को तैनात किया गया है, जिसकी वजह से कोई भी बुरी खबर सामने न आए, इसके लिए पुलिस को भी तैनात कर दिया गया है मस्जिदों और ईदगाहों के पास, और सभी को शांतिपूर्ण ईद मनाने की अपील की गई है। आपको बता दें, यूपी के 11 जिलों में संवेदनशील घोषित कर दिया है और प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देश भर में ईद उल जुहा का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा। यूपी के रायबरेली में पिछले 2 सालों से कोरोना काल के चलते त्योहारों को सभी धर्मों के लोग अपने अपने घरों में शांतिपूर्ण ढंग से मना रहे थे, लेकिन आज सब कुछ ठीक होने पर फिर से आज पूरे देश भर में ईद उल जुहा का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा। ईद उल जुहा के दिन लोगों ने एकजुट होकर ईदगाह में नमाज अदा की और पूरे देश में अमन, चैन और शांति के लिए दुआएं मांगी गई। ईदगाह परिसर में लोगों ने आपसी सौहार्द और प्रेम की भावना को लेकर नमाज के बाद एक दूसरे से गले मिलकर ईद उल जुहा की बधाइयां भी दी। के बाद मौका दिया है, आने वाले दिनों में ऐसी दैवीय आपदा जो पिछले 2 साल थी, आज यही दुआ की गई कि ऐसी दैवीय आपदा ना आवे और खुशहाली से हमारा हिंदुस्तान रहे। इन्हीं बातों के साथ मैं एक बार फिर देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, जनपदवासियों को, नगर के वासियों को मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं। बकरीद को लेकर के यहाँ डबल फाटक पे सिटी की सबसे बड़ी नमाज होनी थी, वो भी सकुशल संपन्न हो गई है। शहर के अन्य इलाकों में भी सुबह से ही नमाज चल रही थी, जिनकी सूचना है कि सभी जगह सकुशल संपन्न हो गई। बकरीद को लेकर के यूपी के रायबरेली में प्रदेश सरकार के निर्देश पर 1 जुलाई से प्लास्टिक बंद होने के बाद आज जिला प्रशासन ने कई जगहों पर दुकानों में छापेमारी की। शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत रेलवे स्टेशन रोड पर जिला प्रशासन की टीम ने ताला तोड़कर एक गोदाम से छापा मारा। वहां बता दें आपको कि गोदाम के अंदर से भारी मात्रा में प्रतिबंधित प्लास्टिक के ग्लास, कप और कटोरी सहित अन्य सामान बरामद हुए, जिसके बाद इस कार्रवाई को पूरी तरीके से अंजाम दिया गया।
1 जुलाई से पूरी प्लास्टिक बैन है। उसी के क्रम में हम लोग निकले थे। नगर पालिका के ईओ साहब हैं, सीओ सिटी हैं, और यहाँ पे प्लास्टिक अलग अलग दुकानों पे देखा जा रहा था। और इसी क्रम में यहाँ ओम प्रकाश जी की एक ये दुकान है, इसमें काफ़ी भारी संख्या में प्लास्टिक पाया गया है। इसमें प्लास्टिक की चम्मच है, ग्लासेस हैं और सारे पत्तल वगैरह हैं। जो 1 जुलाई फतेहपुर से खबर है, जहां आज बकरीद की नमाज को लेकर पूरे देश भर में नगर में प्रशासन मुस्तैद रहा। वहीं खागा नगर की सभी मस्जिदों पर नमाज अदा की गई। हर मस्जिद के पास सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स लगी रही। वहीं एसडीएम मनीष कुमार और सीओ संजय सिंह सुबह से क्षेत्र में भ्रमण में रहे। नूरी मस्जिद खागा में जहां एक और नमाज के बाद सभी लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को बधाई दी, वहीं दूसरी तरफ अमन चैन की दुआएं भी मांगी गईं। बकरीद के त्यौहार को लेकर हमने विशेषकर पुलिस व्यवस्था तो हमारी हो गई थी, सीओ साहब ने देखी थी, सब जगह लगे हुए हैं। और हम लोगों ने अपने लेखपाल और कानून को अलग से लगाए थे ताकि किसी प्रकार की समस्या आने की तत्काल सूचना के मुताबिक काफ़ी जगह नमाज शांतिपूर्ण संपन्न हो गई है। और लगातार भ्रमण करें हम लोग ताकि शांति व्यवस्था बराबर बनी रहे। सब लोग हर्षोल्लास से अपना त्यौहार बनाएं। बकरीद की बहुत बहुत मुबारक। तो वहीं रायबरेली के शहर कोतवाली के कहारों के अड्डे में एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बेखौफ चोरों ने घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल चोरी कर ली। इस घटना की सीसीटीवी फुटेज से देखा जा सकता है कि पुलिस घटना से चंद कदम की दूरी पर खड़ी है, पर फिर भी चोरों ने घटना को अंजाम दे दिया। जहां यह घटना पुलिस की लाचार कार्यशैली को खुले तौर पर दर्शा रही है, वहीं इससे चोरों के हौसले भी बुलंद होते नजर आ रहे हैं। फतेहपुर में डॉक्टर सत्यनारायण सेवा फाउंडेशन और आरोग्य भारती के संयुक्त तत्वाधान में आरोग्य भारती के जिला सचिव यूथ आइकॉन डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव द्वारा मवैया स्थित समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धाश्रम में निःशुल्क होम्योपैथिक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। डॉक्टर अनुराग द्वारा सभी 60 वृद्धजनों का रक्तचाप और स्वास्थ्य परीक्षण कर होम्योपैथिक औषधियां और स्वास्थ्यवर्धक सिरप भी वितरित किए गए। प्रातः 7 बजे मवैया स्थित समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धाश्रम में सभी वृद्धजनों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। वहां पर 60 वृद्धजन निवास कर रहे हैं, जिसमें माता पिता दोनों लोग निवास कर रहे हैं। उन सभी का आज रक्तचाप परीक्षण कर और स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और सभी को निःशुल्क होम्योपैथिक औषधियां भी उनकी रोग के हिसाब से वितरित की गई। और मैं ये वृद्धाश्रम सबसे पहले बउहा में स्थित था, वहाँ पर भी मैं जाता रहा और यहाँ भी प्रत्येक महीने में एक बार और कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर 2 बार भी मैं अपनी वहाँ। योगी सरकार का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। रायबरेली में पुलिस और ईरानी गैंग के बदमाशों के बीच एक बार फिर मुठभेड़ हुई। पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में जवाबी फायरिंग के दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने चारों बदमाशों को गिरफ्तार कर घायल 2 को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है। रायबरेली में 24 घंटे के भीतर ये दूसरी मुठभेड़ है। मुठभेड़ उस वक्त हुई जब एसओजी और डलमऊ पुलिस मुखबिर से मिले इनपुट के आधार पर बदमाशों का पीछा कर रहे थे। डलमऊ लालगंज बॉर्डर पर बदमाश जब पुलिस से घिर गए तो पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ गोली चलाई तो 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई। गोली लगने से घायल बदमाशों में एक इंजमाम अली जौनपुर का रहने वाला है और दूसरा इरफान अली मध्य प्रदेश का निवासी है, जबकि गिरफ्तार 2 बदमाशों में राहुल फरुखाबाद का जबकि पठान अली जौनपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं बदमाशों की गोली से डलमऊ थाने में तैनात सिपाही शिवचरण भी घायल हुए हैं। पुलिस गिरफ्तार किए सभी बदमाशों का आपराधिक इतिहास पता कर रही है। डलमऊ पुलिस द्वारा 2 केस लाया गया था, जिसमें एक का नाम इरफान जो 30 साल का है, एक इंजमाम अली है वो करीब 28 साल का है। डलमऊ सीएससी से रेफर किया गया। दाहिने पैर में इनको चोटें आई हैं। पुलिस द्वारा पता करने में यही पता चला है कि इनको मुठभेड़ में फायर आर्म इंजरी है, ये दाहिने पैर में घुटने पर लगा हुआ है। बाकी इनको एडमिट कर दिया और ट्रीटमेंट। जैसे कि आप लोगों को जानकारी है कि कल जो है
एक पुलिस मुठभेड़ हुई थी जिसमें से कुछ लोग फरार हो गए थे। उसी क्रम में आज इन लोगों से पूछताछ की गई और कुछ मुखबिर तैनात किए गए और सर्विलांस का सहारा लिया गया। तो ये पता चला कि इसमें से जो बाकी बचे हुए सदस्य हैं वो मध्य प्रदेश भागने की फिराक में हैं और उनके पास एक कार है जिसका नंबर हम लोगों को जानकारी हो गई थी। और इन सब जानकारी का उपयोग कर ये पता चला कि ये ऊंचाहार से डलमऊ की तरफ जा रहे हैं और लालगंज होते हुए फतेहपुर निकल के ये भागने की फिराक में हैं। वहाँ पर इंस्पेक्टर डलमऊ की टीम और एसओजी प्रभारी और चौकी इंचार्ज मुरारी बाग इन सब की टीम वहाँ पर एक्टिव हुई और वहाँ पर इनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। तो पुलिस पार्टी ने भी आत्मरक्षार्थ गोलियां चलाईं जिसकी वजह से दो इसमें बदमाश घायल हो गए जिनका नाम जो है एक का नाम इंजमाम है और एक का नाम इरफान। योगी सरकार का अपराधियों के प्रति लगातार ऑपरेशन क्लीन जारी है और रायबरेली की पुलिस जो है वो अपराधियों पर कहर बनकर टूट रही है। बीते 24 घंटे में ईरानी गैंग के दो मुठभेड़ें हुई हैं जिसमें 4 बदमाश गिरफ्तार हुए और 2 बदमाश फरार हुए हैं। आपको बताते चले आज जो है वो डलमऊ और लालगंज क्षेत्र के बॉर्डर पर जो है ईरानी गैंग के बदमाशों पे मुठभेड़ हुई है। आपको दिखाएं ये बदमाश जो है ये जो इंजमाम है इसके पैर में गोली लगी है और ईरानी गैंग का ये एक शातिर अपराधी है जो रायबरेली में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए आया था, लेकिन कहीं न कहीं जो है ये एसओजी और डलमऊ और लालगंज पुलिस के हत्थे चढ़ा है और इसको गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बताते चले ये कहीं अपने मकसद में कामयाब हो जाते तो निश्चित ही रायबरेली शहर में एक बड़ी वारदात को अंजाम देते। दूसरा अपराधी ये है इरफान, जो कि आप देख सकते हैं ये इन लोगों का एक बहुत शातिर गैंग है। कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं, इनके पैर में गोली लगी हुई है और ये रायबरेली जिले में एक बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए आए थे, लेकिन इनके मंसूबों पर जो है वो रायबरेली की पुलिस ने पानी फेर दिया और इनको पुलिस मुठभेड़ के दौरान जो है वो गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पुलिस मुठभेड़ में एसओजी के एक सिपाही को भी गोली लगी है जिसका इलाज जारी है। तो कहीं ना कहीं रायबरेली की पुलिस जो है वो पूरी तरह से अपराधियों पर कहर बनकर टूट रही है। कैमरामैन विपिन के साथ ओम शंकर शुक्ला, आलिया न्यूज, रायबरेली। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शनिवार को बेंगलुरु में माउंट कार्मेल कॉलेज के प्लेटिनम जुबली का संबोधित करते हुए भारत को दुनिया का सबसे सहिष्णु देश बताया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता देश में किसी सरकार या पार्टी की वजह से नहीं बल्कि ये लोगों के खून में है और यहाँ रहने वाले हर व्यक्ति की नसों में है। उन्होंने पश्चिमी मीडिया पर भारत के बारे में बहुत सारी नकारात्मक कहानियां गढ़ने का आरोप लगाते हुए कहा कि पश्चिमी मीडिया ने देश और उसके लोगों के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में की जा रही उपलब्धियों को भुला दिया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि बुनियादी प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। हमारा एक महान देश है। सौभाग्य से भारत फिर से आगे बढ़ रहा है। दुनिया अब एक बार फिर भारत को पहचान रही है और सम्मान कर रही है। कोई भी हमें अनदेखा नहीं कर सकता। हालांकि कुछ लोग यहाँ वहां छोटी छोटी बातें लिख सकते हैं, इसके बारे में चिंता ना करें। कुछ लोग भारत की प्रगति को पचा नहीं पा रहे, वे अपच से पीड़ित हैं, हम इसमें मदद नहीं कर सकते। दिल्ली में निगम वार्ड के परिसीमन के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 3 सदस्यीय समिति का गठन किया। दिल्ली नगर निगम ने खुद इसकी जानकारी दी। इस समिति के चेयरमैन स्टेट इलेक्शन कमिश्नर विजय देव होंगे। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के ज्वाइंट सेक्रेटरी पंकज सिंह और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के अतिरिक्त आयुक्त रणधीर सहाय को सदस्य बनाया गया है। बता दें कि बीते 22 मई से दिल्ली नगर निगम का एकीकरण हो चुका है। एकीकृत नगर निगम में अब 272 की जगह सिर्फ 250 सीटें होंगी, इसलिए अब नए तरीके से परिसीमन होगा। उसके बाद लोगों से आपत्ति मांगे जाएंगे और फिर सीटों का निर्धारण किया जाएगा। वहीं आरक्षित सीटों के बारे में स्थिति साफ हो जाएगी। देश के कई राज्यों में भारी वर्षा के चलते बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। कर्नाटक, महाराष्ट्र और असम के कई हिस्सों में बाढ़ के कारण जानमाल के नुकसान की खबर है। असम में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। कर्नाटक के कई शहरों में भारी बारिश जारी है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त
हो गया है। कलबुर्गी, बेलगावी और बीदर जिलों में रविवार के लिए भी मौसम विभाग द्वारा येलो रेड अलर्ट जारी किया है। कलबुर्गी में शनिवार को स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। उत्तर कन्नड़ जिले की काली नदी में जल स्तर 3 फीट बढ़ गया है। कावेरी नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क कर दिया गया है। राज्य की वर्धा, कुमुदवती, तुंगभद्रा नदियां भी उफान पर हैं। उत्तर कन्नड़ जिले में सरवती, काली, अधनाशिनी और गंगावली नदियां खतरनाक स्तर पर पहुंच गई हैं। राज्य में अब तक भारी बारिश ने 12 मौतें को अंजाम दिया है, तो वहीं महाराष्ट्र के ठाणे जिले में भिवंडी तालुका में बाढ़ में 2 लोग बह गए। असम में बाढ़ की भारी तबाही से अब तक 190 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं मौसम विभाग के अनुसार अभी तक दिल्ली समेत कई राज्यों में रविवार को बारिश होने के आसार हैं। देश के कई राज्यों में लोग बारिश होने की उमस और गर्मी से परेशान लोगों को जल्द राहत मिलने वाली है। दिल्ली में आज बारिश हो सकती है। आकाश में बादल छाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी मौसम का मिजाज बदलने लगा है। लखनऊ में शनिवार की सुबह हल्की बारिश ने लोगों को भीषण उमस जैसे स्थिति से कुछ राहत दी है। बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भी कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।